हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मतलब कि एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब एक एटम कैसे बना है। अब हमने थर्ड चैप्टर में डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी और उसमें एक पॉइंट था कि एटम्स आर इनडिविजिबल, कि एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते। बट अब ये चैप्टर का नाम ही है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो जब हम एटम को डिवाइड ही नहीं कर सकते तो हम उसका स्ट्रक्चर क्या पढ़ेंगे। अब वो जो पॉइंट था डाल्टन का वो गलत था, ठीक है। वो उसके ड्रॉबैक में था कि जो एटम्स होते हैं वो डिविजिबल होते हैं। उस टाइम पे एटम्स को तोड़ना मुश्किल था, बट टुडे एटम्स आर डिविजिबल, मतलब एटम्स इनडिविजिबल नहीं हैं, एटम्स डिविजिबल हैं और वो डिवाइड होते हैं फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं की डिटेल्स पढ़ेंगे, ये कैसे डिस्कवर हुए, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, और किस तरीके से ये एक एटम को उसका स्ट्रक्चर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर का नाम, चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि जो एटम्स होते हैं दे आर नॉट इंडिविजिबल, एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल, they can now further be divided into simpler particles called subatomic particles। ये जो एटम्स होते हैं, अभी तक हमने देखा था ना कि सिंपलेस्ट सबसे छोटे होते हैं किसी भी पार्टिकल के, तो ये ऐसा नहीं है, ठीक है। इनसे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिन्हें हम कहते हैं। और ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल, ठीक है, से मिलता जुलता है ना, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल, जिन पे कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कैसे होते हैं किसी एटम में, अगर ब्रीफली हम पढ़ें स्टार्टिंग में, तो जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं एक स्मॉल न्यूक्लियस में। हमने बायोलॉजी में सेल्स वाले चैप्टर में देखा है कि एक सेल का एक न्यूक्लियस होता है, मतलब उसका सेंटर का एक पार्ट होता है। सिमिलरली एक एटम में भी एक सेंटर का एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। अब उस न्यूक्लियस के अंदर सेल, जो बायोलॉजी में जो सेल होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें अलग अलग उसके क्या होते हैं, हमने देखा उसके अंदर अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो सेल को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। सिमिलरली एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। एक स्मॉल न्यूक्लियस होता है एटम का और उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। बस इसमें यह है कि न्यूक्लियस हमेशा सेंटर में होता है। सेल्स बायोलॉजी में तो हमने पढ़ा था ना, कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे सेंटर में होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखो न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते हैं फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स में, जिनको हम एनर्जी लेवल कहते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा उस हिसाब से हम एक एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना सकते हैं कि एटम्स जो होते हैं वो इस तरीके का एक एटम है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं, और इसी एटम के न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे सर्कुलर शेल्स में, ऐसे सर्कुलर एनर्जी लेवल्स में हमारे पास कंसेंट्रिक सर्कल्स जिन्हें हम कहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ये अभी हमने एक रफ डायग्राम देखा है अभी तक जो हमने पढ़ा उससे एटम का, ठीक है, कि अगर ये एक एटम है तो एटम के अंदर किस तरीके के स्ट्रक्चर है वो हमने देखा, ठीक है। बीच में ये एक पूरा डेंस पार्ट है, ठीक है, इसको मैंने ब्लू से हाईलाइट कर दिया, ये न्यूक्लियस है, पूरा भरा हुआ है, डेंस है बहुत, और उसके बाहर एनर्जी शेल्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अब न्यूक्लियस को मैंने बहुत बोला कि वो डेंस है बिकॉज एटम का इंटायर मास न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, ठीक है। मतलब जैसे मैं दोबारा दिखा देता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ, ये एक एटम है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। अब मान लो जस्ट एग्जाम्पल के लिए इस एटम का मास अगर 14 है, ठीक है, मैं कोई यूनिट नहीं लगा रहा, इस एटम का मास अगर 14 है तो उस 14 का मतलब है कि 13.9 ग्राम्स तो सिर्फ इस न्यूक्लियस का ही है। और इसका रीज़न मतलब ऐसा क्यों है, क्योंकि जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स है ना, देखो ये शेल्स असल में कुछ नहीं होती है, जो मैं कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाए हैं ना एटम के अंदर, ये असल में कुछ नहीं है, कोई ऐसे लाइनें नहीं बनी हुई है एटम के अंदर। ये जैसे हम सन के अराउंड प्लैनेट्स को रिवॉल्व कराते हुए ऑर्बिट्स बनाते हैं, सिमिलरली न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्व कराते वक्त हम ये ऑर्बिट सिर्फ बना रहे हैं, असल में ऐसा कुछ नहीं है। असल में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, रियलिटी में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं जो इस न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनका मास नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम मास होता है। जैसे हम एग्जांपल लेके सोलर सिस्टम को एग्जांपल मान लें, तो सोलर सिस्टम का ऑलमोस्ट इंटायर मास सन का है ना,
क्योंकि सन के कंपैरिजन में बाकी सारे प्लैनेट्स का मास बहुत छोटा है। सो सिमिलरली एक एटम में जो न्यूक्लियस है उसी का मास ऑलमोस्ट पूरे एटम के मास के इक्वल होता है, क्योंकि उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं उनका मास बहुत ज़्यादा कम है, बहुत नेग्लिजिबल है। इसीलिए द इंटायर मास, ऑलमोस्ट द इंटायर मास ऑफ एन एटम, almost the entire mass of an atom is in the nucleus because electrons which are outside the nucleus have very small mass। क्योंकि जो electrons न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं उनका बहुत कम मास होता है एज कम्पेयर टू द न्यूक्लियस। ठीक है, सोलर सिस्टम के एग्जाम्पल, अगर आप सोलर सिस्टम को इमेजिन करते हुए एटम का स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो काफ़ी ईजी रहेगा, बिकॉज सोलर सिस्टम में भी यही होता है। आप सन को न्यूक्लियस मान लो और उसके अराउंड जितनी भी प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैसे तो प्लैनेट्स का साइज बहुत बड़ा होता है बट सन के कंपैरिजन में तो छोटा है ना। उसी तरीके से न्यूक्लियस के कंपैरिजन में एटम्स का साइज बहुत छोटा है। तो ऑलमोस्ट जैसे सोलर सिस्टम का ऑलमोस्ट पूरा मास सन में आ जाता है, उसी तरीके से एक एटम का ऑलमोस्ट पूरा मास न्यूक्लियस में आ जाता है। नेक्स्ट दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास। एन एटम हैज़ ओवरऑल न्यूट्रल चार्ज। एक एटम का ओवरऑल न्यूट्रल चार्ज होता है। अभी हमने पढ़ा एटम बना है ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स से जिनमें चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज हैं, फिर भी एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। तो इसका मतलब ये है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एन एटम आर इक्वल। एक एटम जब अपनी बेस स्टेज पे होता है, अभी हम एक एटम की बात कर रहे हैं और एटम हमेशा न्यूट्रल होता है, तो एक एटम में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। अभी आगे हम केसेस देखेंगे जहाँ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल नहीं होंगे बट वो एटम्स नहीं होंगे, ठीक है, वो कुछ और होंगे, वो आयंस होंगे। तो वो हम देखेंगे अभी आगे इस चैप्टर में, बट अभी के लिए एटम्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की जो हाइड्रोजन है ये इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन से बना है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं है। मतलब हाइड्रोजन के पास कोई ऐसे अलग से न्यूक्लियस नहीं है, एक हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के बीच में सिर्फ प्रोटॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर न्यूक्लियस बनता है ना। अब न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, तो सिर्फ एक प्रोटॉन है बीच में और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन एक इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन से बना, उसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है। और एटम्स, अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो डिफ़र करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर एलिमेंट के एटम के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, सोडियम के पास मान लो 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैग्नीशियम के पास 12 होते हैं, एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस तरीके से हर एलिमेंट के पास अपने डिफरेंट एटम्स, मतलब हर एलिमेंट के एटम के पास डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। इन तीनों की डिस्कवरीज देख लेते हैं कैसे कैसे डिस्कवरी हुई थी। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी साइंटिस्ट जे थॉमसन ने 1897 में। ईयर याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट नाम याद रखना, जे थॉमसन। ठीक है, अब कैसे कैसे हुई थी। थॉमसन पास्ड अ इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज थ्रू अ गैस एट वेरी लो प्रेशर टेकन इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। ये 2-4 स्टेप्स को एक ही लाइन में बता दिया, इसलिए थोड़ी बड़ी लग रही है लाइन। कहना क्या चाहता है ये कि थॉमसन ने क्या किया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है, एक इस तरीके की ग्लास की ट्यूब होती है। ठीक है, बहुत रफ डायग्राम है, दोनों एंड से इसी तरीके से होती है। और यहाँ से उसने एक पूरा सर्किट कंप्लीट किया। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करी और ये इलेक्ट्रिसिटी पास करी। अब इसने अंदर ये जो इसके पास वेसल है ना, इसके अंदर इसने गैस रख रखी थी और ये गैस में बहुत लो प्रेशर पे थी। अब ये बहुत लो प्रेशर वाली गैस से, यही सब यहाँ पे लिखा है ना, लो प्रेशर वाली गैस से उसने हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास करी। तो जब उसने ये देखा, मतलब जब उसने ये पास करी तो उसने देखा कि छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल की स्ट्रीम निकल रही थी कैथोड से। मान लो यहाँ पे एक जगह पे कैथोड है, एक जगह पे एनोड है। तो कैथोड, मान लो अगर ये कैथोड है तो कैथोड से ऐसे रेज निकल रही थी। ठीक है, कैथोड से ऐसे रेज निकल रही थी। ऑफकोर्स इतनी डार्क रेज नहीं होंगी, वो बहुत माइन्यूट रेज होंगी, पर उसने वो ऑब्जर्व करी। उसको उस वक्त नाम दिया गया कैथोड रेज। ठीक है, जो कैथोड से रेज आ रही थी उनको नाम दिया गया कैथोड रेज। इलेक्ट्रॉन की समझ लोगे ना तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत ईजी है। ठीक है, मतलब एक समझ लो, बाकी ईजी है, सेम है। तो अब कैथोड रेज क्या थी, उसने तो उस वक्त बता दिया कि ये कैथोड रेज है। अब कैथोड रेज क्या थी, किससे बनी थी। सो कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे जिनसे ये कैथोड रेज बनी थी, उनको टर्म दी गई इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर किए गए।
मतलब गैस, एक डिस्चार्ज ट्यूब में एक गैस ली गई, उसको बहुत ही लो प्रेशर में रखा और उससे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास करी। तो एक ऑब्जर्वेशन आई कि कैथोड वाला जो एंड है उससे कैथोड रेज निकल रही हैं, और वो जो कैथोड रेज थी वो बनी थी इलेक्ट्रॉन से। सिंस ऑल द गैसेज फॉर्म कैथोड रेज, जितनी भी गैसेज थी वो सारी ही कैथोड रेज फॉर्म कर रही थी। उसने सारी गैसेज के साथ एक्सपेरिमेंट कर लिया, सब कैथोड रेज दे रही थी। देन इट वॉज कंक्लूडेड दैट ऑल एटम्स कंटेन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। इससे ये पता चला कि जितने भी गैसेज हैं, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सब के पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इस तरीके से एटम की फर्स्ट डिवीजन हुई कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? दो चीज़ें देखेंगे हर किसी की कैरेक्टरिस्टिक में, उसका मास और उसका चार्ज। तो मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो होता है 1/1840 मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 1U होता है ना, 1 एटॉमिक मास यूनिट। सो इलेक्ट्रॉन का होता है उसका 1/1840, जैसे 1/2 तो होता है 1/3, 1/4, तो सिमिलरली 1/1840। तो इलेक्ट्रॉन का मास हम रिलेटिव मास कह सकते हैं 1/1840U। लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चंस में आता है वो होता है उसका एब्सोल्यूट मास। तो उसका जो एब्सोल्यूट मास होता है, जो ग्राम में हम मेजर करते हैं डेली लाइफ में, वो होता है 9 × 10⁻⁻28। मतलब कितना छोटा बता रहा था ना, नेग्लिजिबल मास होता है। तो 0.0000 ऐसे 28 टाइम्स के बाद फिर आपके पास 9 आएगा, तो इतना छोटा मास होता है। चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज -1 होता है। ठीक है, रिलेटिव चार्ज -1 होता है कि अगर हम और किसी के रिस्पेक्ट में इसका चार्ज देख रहे हैं तो इसका चार्ज -1 है। अगर कहीं पे कोई चार्ज -2 है मतलब वो -2 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है। ठीक है, और एब्सोल्यूट चार्ज होता है इसका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम, तो इसका एब्सोल्यूट चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स डिस्कवर किए थे ई गोल्डस्टीन ने। ठीक है, और इसने भी सेम प्रोसेस किया था। ठीक है, सेम था, हाई वोल्टेज। मैं बता रहा था ना, इलेक्ट्रॉन्स का समझ आ गया तो प्रोटॉन्स भी इजीली आ जाएंगे। गोल्डस्टीन इलेक्ट्रिसिटी पास करी, हाई वोल्टेज थ्रू अ गैस एट अ वेरी लो प्रेशर टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब। अब इस केस में क्या हो रहा था? स्ट्रीम्स ऑफ हैवी पार्टिकल्स वर गिवन आउट बाय एनोड। इस बार जो रेज आ रही थी वो आ रही थी एनोड से। ठीक है, उसने बहुत ही लो प्रेशर पे इलेक्ट्रिसिटी पास करी। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब में एक गैस ली और हैवी पार्टिकल की स्ट्रीम बाहर आ रही थी एनोड से। पिछली बार क्या था, इलेक्ट्रॉन्स के केस में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स के केस में जब हमने बहुत लो प्रेशर से पास करी थी तो माइन्यूट पार्टिकल की रेज आ रही थी, बहुत हल्की हल्की रेज आ रही थी। बट एनोड के केस में हैवी पार्टिकल्स आ रहे थे। दी स्ट्रीम्स ऑफ पार्टिकल्स वर कॉल्ड एनोड रेज, और ये एनोड रेज बनी थी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से। अब ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कौन से थे? प्रोटॉन्स। सो एनोड रेज obtained from hydrogen have the lightest and smallest positive charged particle। मतलब जब हाइड्रोजन गैस के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया गया ना डिस्चार्ज ट्यूब वाला, उस केस में ये एनोड रेज बाहर आई थी। और ये क्यों आई थी हाइड्रोजन के लिए? ऐसा क्यों था? क्योंकि हाइड्रोजन में हमने देखा है उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है, उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है ना। तो एक प्रोटॉन ही है तो वो बाहर आ गया एनोड से। ठीक है, और वो स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट एक पॉजिटिव पार्टिकल था जो उस वक्त तक डिस्कवर किया गया था। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के साथ उस वक्त डिस्कवर कर लिया गया कि ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज था, उसके साथ एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल भी आ गया, प्रोटॉन। ठीक है, उसको टर्म दी गई प्रोटॉन। इट मीन्स प्रोटॉन इज फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ हाइड्रोजन एटम। मतलब जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन का एटम बाहर आ गया तो एनोड रेज से भी एक पॉजिटिवली चार्ज रे बाहर आई, और वो पॉजिटिवली चार्ज क्या थी? वो था हमारा प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? मास उसका होता है 1U, मतलब रिलेटिव मास वही 1U, और इट मीन्स मास ऑफ प्रोटॉन्स इज 1840 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन बड़ा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, 1840 टाइम्स होता है। और एब्सोल्यूट मास होता है 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम। चार्ज ऑफ प्रोटॉन रिलेटिव चार्ज सेम है, हाँ ठीक है, एब्सोल्यूट चार्ज सेम है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और रिलेटिव चार्ज भी सेम है, बट साइन का डिफरेंस है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है ना तो +1, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज था तो -1। आई होप प्रोटॉन तक समझ आया होगा। लास्ट आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में इतना कुछ भी नहीं है। ठीक है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की कोई ऐसे अलग से कोई एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में नहीं है। बस हमें ये देखना है कि इसकी डिस्कवरी किसने करी थी जेम्स चैडविक ने 1932 में।
ठीक है, बस डिस्कवरी हो गई, कैसे हुई, मतलब क्या हुआ था, क्या एक्सपेरिमेंट था, वो सब अभी आपको नहीं जानना। इट इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल, ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है। न्यूट्रल पार्टिकल मतलब कोई चार्ज नहीं है इसमें, फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, और एक एटम के न्यूक्लियस में ये पाया जाता है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है जानना कि इसकी डिस्कवरी अभी इस चैप्टर में स्टार्टिंग में इतना ही है। आगे हम देखेंगे कि न्यूक्लियस को कैसे डिस्कवर किया गया था, न्यूट्रॉन को कैसे डिस्कवर किया गया था। अभी के लिए इतना है कि इस डिस्कवरी वॉज डन बाय जेम्स चैडविक इन 1932 और इट इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब न्यूक्लियस कहाँ से आया वो हम आगे देखेंगे इस चैप्टर में। और ये ऊपर भी मैंने मेंशन किया था, यहाँ दोबारा कर दिया कि हाइड्रोजन एटम डजेंट हैज़ एनी न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। न्यूट्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सिंपल है, ठीक है। चार्ज देख लेते हैं पहले, चार्ज तो न्यूट्रॉन में होता ही नहीं, तो सिंपल एक लाइन लिखनी है आपको कि न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज, दैट इज़ इट इज़ न्यूट्रल। मास ऑफ न्यूट्रॉन में हम देख सकते हैं कि मास जो होता है वो होता है मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल, मतलब जो रिलेटिव मास होता है वो होता है 1U और उसका एब्सोल्यूट मास होता है 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम, मतलब प्रोटॉन के इक्वल। अब इसीलिए हम कहते हैं, मतलब मैंने बताया था कि इसका ऑलमोस्ट इंटायर मास उसके न्यूट्रॉन में न्यूक्लियस में होता है, एटम का इंटायर मास। क्योंकि देखो, एक तो एटम के न्यूक्लियस में ही प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है जो हैवी पार्टिकल्स हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो अभी हमने देखा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के 1/1840 टाइम्स इक्वल है, मतलब इतने हल्के हैं, ठीक है। तो अब एक तो सिर्फ वो हैं बाहर एटम के, और वो पहले से ही छोटे हैं, तो न्यूक्लियस के बाहर जो मास है एटम में वो नेग्लिजिबल है बिल्कुल, और ऑलमोस्ट इंटायर मास उसका न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। तो इसी के साथ हमने अभी तक न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी और कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मेन स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, कि क्या स्ट्रक्चर है एटम का, मतलब अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिए थे एटम के, तो कौन सा अभी वैलिड है, कौन सा किस में ड्रॉबैक्स निकले थे, किसके डिसएडवांटेजेस थे जो अब हम फॉलो नहीं करते, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।